तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। आज इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है और कौमी कॉन्फ्रेंस की कुछ तकारीर जो हैं वो कल की सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी हैं उन्होंने, और कुछ आज की हैं, और एलामिया जारी हो जाएगा मुश्तरका थोड़ी देर तक। तमाम लीडर इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि 1973 का मुत्तफ़क़ा आइन जो था, इस हुकूमत ने उसे तहस नहस करने और उसका हुलिया बिगाड़ने का तहैया कर रखा है। पहले 26वीं तरमीम लाई गई, पीका एक्ट और पता नहीं क्या क्या ला के सहाफ़त का गला घूंट दिया, अदालतों का गला घूंट दिया, अदालतों का सारा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। फिर 27वीं तरमीम लाई गई, GHQ के मामलात जो हैं उनको रद्द बदल करके उस पर सारे लोगों को तशवीश में मुब्तला की है। जितने एक्स मैन सोसाइटी के फ़ौजी साबिक फ़ौजी रहनुमा हैं वो उस पर परेशान नज़र आते हैं। और अब दहशत गर्दी की अदालतों से, जहाँ मुल्क दुश्मन, जहाँ निहत्ते अवाम पे हमले करने वाले, मदरसों पे हमले करने वाले, स्कूलों पे हमले करने वाले, मस्जिदों में खुद कुछ धमाके करने वाले दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो अदालतें बनाई गई थीं, हम भी उनके हामी थे, लेकिन उनका बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। काश सुप्रीम कोर्ट में कुछ जान होती तो सुप्रीम कोर्ट इन दहशत गर्दी की अदालतों को काम से रोक देता, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सकता, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता। अब एक बंदा पकड़ा है एक इंटरव्यू करने की वजह से, सोहराब बरकत, और उसकी ज़मानत होते होते कुछ 23-24 दिन हो गए हैं, अभी तक ज़मानत नहीं हो रही। एक केस फिर दूसरा फिर तीसरा फिर आगे से आगे डाल कहता कि कश्मीरी सड़कों पे आ गए और एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा एक कश्मीरी साफ़ी गिरफ़्तार कर लिया। सूबों से आवाज़ें उठ रही हैं, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आप और हम सब देख रहे हैं। अब बलूचिस्तान और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और ऑपरेशन हो रहा है, और सिंध में तो तमाशा लगा हुआ है, कभी को बच्चा गटर में गिरता है, कभी को बच्चा ट्रालों के नीचे आके हलाक होता है। पता नहीं, कोई किसी दिन एक टीवी पे टिकर चल रहा था कि चंद महीनों के अंदर अंदर को 360-65 बच्चे अब तक निशाना बन चुके हैं। तो मकतल बना हुआ है कि सिंध भी, और साहब बहादुर, बिलावल भुट्टो, जरदारी वो वज़ीर आज़म बनने के लिए पालिश मार रहे हैं, धड़ाधड़ अपने नाने की और अपनी माँ की रूह को शर्मिंदा कर रहे हैं। और साथ जमहूरियत के ठेकेदार भी हैं, ऐसे जमहूरियत के ठेकेदार हैं कि चलो मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ, पंजाब में तो जलसे जुलूसों पे लाठी चार्ज, आंसू गैस, गोली बंदूक का इस्तेमाल हो रहा है। सिंध भी सोचता है कि मैं भी पीछे ना रहूं, वहाँ भी PTI वाले जुलूस निकालें तो उनके साथ सख्ती, TLP वाले जुलूस निकालें तो उनके साथ सख्ती। गिरफ़्तारियाँ जिस तरह पंजाब में हुई हैं उसी तरह बहुत सारी कराची और हैदराबाद और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। कारकुनों को, TLP के कारकुनों को भी पकड़ा गया है, PTI के कारकुनों को भी पकड़ा गया है। तो ये कौन सी जमहूरियत है बिलावल साहब? यहाँ मरियम की जमहूरियत को माएँ बद्दुआएँ दे रही हैं, हाथ उठा उठा के, झोलियाँ उठा उठा के, जिनके बच्चे जेलों में बंद हैं, ना हक बंद हैं, और कोई अदालतें भी नहीं पूछती, महीने महीने की तारीख दे के उनको टरखा दिया जाता है। तो ये दहशत गर्दी की अदालतों का इस्तेमाल ये तो नहीं था साहब, इसलिए तो नहीं बनी थी कि पाकिस्तान के मरीज़ों की, बेशुमार मरीज़ों की खिदमत करने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद, हज़ारों डॉक्टरों की उस्ताद यास्मीन राशिद जैसे उम्र रसीदा मुहिब्बे वतन शहरियों को दहशत गर्दी की अदालतों में मुकदमे चला के 10-10 साल सज़ा दें। उनकी तो गुजर ही जाएगी, 2 साल पहले उनको गुजर गए, बाकी और भी गुजर जाएंगे, लेकिन आपका नाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, तारीख़ में काले स्याह हरूफ से लिखा जाएगा कि ये थे इंसानियत के कातिल और इंसानियत के दुश्मन,
जिन्होंने इंसानियत का बेड़ा गर्क किया, इंसानी हकूक़ का बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ा। आज ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के वालिद मरहूम ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बरसी मनाई जा रही। किसी जगह प्रोग्राम हो रहा था और मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक दो तकरीरें सुनी, हामिद मीर साहब की तकरीर सुनी, तो हामिद मीर साहब बार बार इशारा करके ख्वाजा रफ़ीक शहीद की तरफ कह रहे थे कि आज अगर ख्वाजा रफ़ीक शहीद ज़िंदा होते तो वो कभी भी इस हाइब्रिड निज़ाम को कबूल ना करते, और सामने बैठे हुए शेरों को एहसास दिला रहे थे कि तुम कायदे आज़म की मुस्लिम लीग के वारिस बनते हो, तुम्हारे होते हुए साफ़ियों की ज़ुबान बंद, अदालतें बंद और सियासी कारकुन बंद। अगर ख्वाजा रफ़ीक शहीद आज होते तो कभी भी इस सूरत हाल को कबूल ना करते। इक़्तिदार का नशा ऐसा है कि ये सारा कुछ भुला देता है, ना इंसानी हकूक़ याद रहते हैं, ना औरत का एहतराम याद रहता है। अब मैंने नहीं देखा, कुछ दिन शायद नुसरत भुट्टो, और ज़ाहिर है नुसरत भुट्टो का मसला भी, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मसला ज़ियाउल हक़ से था, तो चंद दिन नुसरत भुट्टो को भी ये तकलीफ़ काटनी पड़ी। बेनज़ीर ने खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर ली। जब मुशर्रफ आया तो कलसूम नवाज़ को एक दो दिन तो तंग किया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया कि उसे कुछ ना कहा जाए और ना बंद किया जाए और ना उसकी ज़ुबानबंदी की जाए। लेकिन इन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बुशरा बीबी पे सिर्फ इसलिए जुल्म हो रहा है कि वो इमरान खान की बीवी है। कभी उसे ये कहा गया कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, हम तुझे छोड़ देते। कभी इमरान खान को कहा गया कि इस बीवी का साथ छोड़ दो। ये सियासत हो रही है यार, ये इंसानी हकूक़ की पासदारी हो रही। अब उसकी बहनें सारी सारी रात बाहर आके अडयाला के मुलाकात के लिए बैठती हैं, और जिस तरह पुलिस उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उनकी बेहुरमती करती है, ज़ाहिर है उसका बहुत प्रेशर होता है, बंदे को गिरा देता है। और दिसंबर की रातों में ठंडा पानी और ऊपर से बेइंतहा सर्दी, और औरतज़ाद और औरतें भी 70-70 साल की उम्र की, पुलिस उनको घसीटती है, उठा के ले जाती है। तो मैं तो समझता था शायद यहाँ ये को ज़िंदा हो नून लीगियों का और पिपलियों का। और अहमल वली खां की तो गैरत मर गई वैसे ही। अहमल वली खां का दादा जना आदमी था, खान अब्दुल वली खान। मैंने एक दफ़ा मोची दरवाज़े उसकी तकरीर सुनी। मर्द हुर था, नर आदमी था, डट के खड़ा होने वाला था डिक्टेटरों के ख़िलाफ़। लेकिन ये एक सीट इसको दी रिश्वत के तौर पे, बलूचिस्तान से जाके इसको सेनेटर बनाया। इसका क्या ताल्लुक़ था बलूचिस्तान में, इसका कोई एमपीए भी नहीं था। अब उसका हक़ अदा करने के लिए ये फैसल वाडा बना हुआ है, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त भी खाक में मिलाने की कोशिश कर रहा है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि सियासी जमातों का ज़मीर जाग जाएगा और ये जो हुकूमत में शामिल हैं, शायद ये हुकूमत छोड़ के बाहर आके कहें कि हमें हुकूमत से ज़्यादा हमारा आइन प्यारा है। हम आइन पाकिस्तान जो 73 में हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया, हम उसके दिफा के लिए खड़े होंगे। शायद ये कहते कि हमें इंसानी हकूक़ प्यारे। 4 रोज़ा बेइख्तियार इक़्तिदार की बजाय हमें इंसानी हकूक़ से मोहब्बत है, हम इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बनते। मैंने देखा कि बेचैनी बढ़ रही, अवाम का इज़्तिराब रोज़ बरोज़ चढ़ता जा रहा है, अवाम परेशान है, मुल्क नीचे जा रहा है और हम बड़े मार रहे हैं। कभी हाइब्रिड निज़ाम का तजर्बा बहुत कामयाब रहा। राना सनाउल्लाह साहब कल कह रहे थे टीवी पे बैठे कि ट्रंप के कहने पे फ़ौज नहीं भेजेंगे, फ़ौज फ़लस्तीन के दिफा के लिए भेजेंगे। तो आप जो भी बंदा मुझे सुन रहा है, कोशिश करें कि ज़्यादा लोग सुन लें, औरों तक भी इसे पहुँचाएँ। अब मैं उससे पूछता हूँ हर सुनने वाले से कि ये राना सनाउल्लाह सच बोल रहा था? ये फ़लस्तीन के दिफा के लिए फ़ौज जाएगी या इसराइल के दिफा के लिए जाएगी? ये
فوج غزہ کے مجاہدوں کو نہتا کرنے کے لیے جائے گی، ان کو اپنے حق کے لیے لڑنے سے روکنے کے لیے جائے گی، یا اسرائیل کی فوجوں کا دفاع کریں گے؟ اب اسرائیل کی فوجیں پیچھے رہیں گی اور ہم تماشا بنیں گے۔ ہمارا فوجی تو رانا صاحب یہ چاہتا ہے میں بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑوں، میں فلسطین کی حفاظت کے لیے لڑوں، لیکن معاف فرمائیں یہ فوج جو جا رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے، جہاں جا کے آپ نے ہاتھ کھڑے اونچے کر کر کے ٹرمپ زندہ باد کے نعرے لگائے نا، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اچھل کے کہا کہ یہ امن کا چیمپئن ہے، اب وہاں سے جو ایجنڈا جاری ہو رہا ہے، اب وہ آپ کے اس دعوے کی نفی کرتا ہے۔ اب وہ تو صرف اسرائیل کا دفاع چاہتا ہے ٹرمپ، اسے غزہ کے دفاع سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ پہلے دن جس دن آیا تھا، اسی دن اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی انسانیت کا درد ہوتا تو وہ پہلے دن آتے پہلا آرڈر یہ کرتا کہ یہ جنگ فوراً بند کرو، اس لیے کہ اس کے ملک میں بھی احتجاج ہو رہا تھا، جلوس نکل رہے تھے، ناحق خون بہایا جا رہا تھا، روزانہ اسرائیل بمباری کر کے اٹیک کر کے ہم ایک وزیر کہتا ہے فوج نہیں جائے گی، دوسرا کہتا ہے جائے گی، فلسطین کی حفاظت کے لیے جائے گی، تیسرا کہتا ہے جی ٹرمپ کے کہنے پہ نہیں جائے گی۔ تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تو ٹرمپ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، سنا تو یہی ہے، واللہ عالم اگر آگے صحیح ہوا تو ایک آدھے دن، بلکہ رات تو کہہ ہی دیا خواجہ راجہ اپنے رانا ثناء اللہ نے کہ چیف صاحب امریکہ چلے گئے ہیں۔ امریکہ کو راضی کرتے کرتے آپ اللہ رسول کو ناراض کر بیٹھے، اپنے ملک کا حلیہ بگاڑے۔ امریکہ نے جس دن کہا تھا یہ عظیم وزیر اعظم ہے شہباز شریف کو، تو یہ عظیم فیلڈ مارشل ہے، اس دن ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ امریکہ ہمارے فیلڈ مارشل کو، ہمارے فوجی کو تو کبھی عظیم نہیں کہتا، ہاں ہمارے وزیر اعظم کو بھی نہیں کہتا۔ جو اس کے لیے کام کرے امریکہ کے لیے، جو امریکہ کی خدمت کرے، جو امریکی ایجنڈے پہ چلے، وہ ان کے نزدیک بڑا عظیم ہے۔ تو قوم اور حکومت میں دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ کاش یہ محمود خان اچکزئی کی آواز کچھ سن لیں، محمود خان اچکزئی، راجہ ناصر عباس، گوہر، سلمان اکرم اور باقی جتنے لیڈر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا ایک ہی مطالبہ ہے، اور میں بھی اپنا مطالبہ ان کے مطالبے کے ساتھ ملاتا ہوں کہ آئین پاکستان کا تحفظ ہونا چاہیے، آئین کا حلیہ نہ بگاڑو، یہ بڑی قیمتی دستاویز ہے، یہ بڑی مشکل سے کئی سالوں بعد بنا تھا اور اس نے ملک کو ایسے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی آپ غلطیاں کر بیٹھے ہیں تو انہیں واپس لے لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، غلطی کر کے توبہ کر لینے سے بندے کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ آج لاہور میں جمعیت علماء پاکستان کے 3 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات کا عمل بھی مکمل ہو گیا، ڈاکٹر زبیر صاحب صدر اور چورا شریف والے ایک صاحبزادہ صاحب اور سید صفدر شاہ صاحب ایک سینئر نائب صدر اور ایک سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے، اور اس اجلاس میں الحمدللہ ایک اچھی تعداد ملک کے مختلف علاقوں سے سردی اور خراب موسم کے باوجود شریک ہوئی۔ اللہ کرے یہ بزرگوں کی امانت ہے، یہ ہمارے اکابرین کی امانت ہے جمعیت علماء پاکستان، آنے والی نسل جو ہے، نوجوان جو ہیں، وہ اسے قائم دائم رکھیں اور اس کو ملک میں بھرپور طریقے سے اس کا پیغام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ جو ہے، اسے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔